डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मजमिश्र। मुंबई हमलों के अभियुक्त तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया, होगी पूछताछ। ये अटैक 26/11 का 2008 में हुआ था और आज 2025 है। उसमें 165 लोग मारे गए थे। बिहार में एनडीए के बीच बढ़ा टकराव, बीजेपी नेता अश्विनी चौबे की नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाए जाने की मांग। जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। जेडीयू ने कहा नीतीश बिहार में ही रहेंगे। टैरिफ वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, लेकिन चीन से टकराव जारी। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। इंडिया अलायंस के नेताओं ने कहा, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट प्रेस की आजादी और आरटीआई एक्ट के लिए खतरा। गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मोदी सरकार सूचना के अधिकार को खत्म करने पर आमादा। बंगाल में नए वक्फ कानून को लेकर हिंसा के मामले में 22 गिरफ्तार। देश भर में पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में होगी 16 अप्रैल को सुनवाई। अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का फॉर्मूला हुआ तय। अब माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर देगी पार्टी। जिलाध्यक्षों की बढ़ेगी ताकत। भीतरघातियों के लिए अब पार्टी में कोई जगह नहीं। मौसम ने ली करवट। बिहार यूपी में बिजली गिरने से 28 लोगों की मौत। एक तरफ मध्य प्रदेश राजस्थान में हीट वेव से राहत नहीं तो दूसरी तरफ 20 राज्यों में आंधी और बारिश से तापमान गिरा। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स के मामले में 75 से ज्यादा देशों को दी 90 दिनों के लिए राहत, लेकिन चीन को नहीं बख्शा। 104 से बढ़ाकर 125% किया टैरिफ। चीन ने भी 84% टैरिफ लगाने का किया था ऐलान। और बांग्लादेश के कई शहरों में कई कंपनियों के बड़े आउटलेट्स पर हिंसक प्रदर्शन, तोड़फोड़ और लूटपाट। इजराइल से जुड़े होने की अफवाह के बाद केएफसी, बाटा, प्यूमा समेत कई कंपनियां बनी प्रदर्शनकारियों की हिंसा का शिकार। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के अभियुक्त तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। तहव्वुर राणा को विशेष विमान से दिल्ली लाया गया और एयरपोर्ट से सीधे एनआईए मुख्यालय ले जाया गया, जहां पूछताछ और आगे की जांच की तैयारी की जा रही है। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण यूपीए सरकार की कूटनीति का नतीजा है, जिसका श्रेय मोदी सरकार ले रही है। एक रिपोर्ट के साथ हैं आराधना। अमेरिकी अदालत में तहव्वुर राणा की अर्जी खारिज होने के बाद बुधवार को एनआईए और रॉ की एक टीम राणा को अमेरिका से लेकर रवाना हुई थी। तहव्वुर राणा को विशेष विमान से अमेरिका से दिल्ली लाया गया और एयरपोर्ट से सीधे एनआईए के मुख्यालय ले जाया गया, जहां आगे की पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में उन्हें हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा, जिसके लिए जेल प्रशासन ने जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। 64 वर्षीय तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। राणा 2008 के मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी है। एनआईए ने तहव्वुर राणा को दिल्ली एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर तक ले जाने के लिए फुल प्रूफ सुरक्षा इंतजाम किए थे। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी और कमांडो तैनात किए गए थे। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी रह चुके एसपी वैद कहते हैं, समझता हूँ तहव्वुर राणा का भारत में लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की, भारत की एजेंसियों की। पिछले 17 साल से कोशिश हो रही थी। ये अटैक 26/11 का 2008 में हुआ था और आज 2025 है। आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है दूसरे देश से किसी को पकड़ कर लाना। जो इसने कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया डेविड कोलमैन हेडली के साथ, जो पाकिस्तान की डीप स्टेट आईएसआई ने इस के थ्रू यहाँ सारा कांड किया, उसमें 165 लोग मारे गए थे। तो उसके लिए इसका अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है और बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना जरूरी है। तो इससे बहुत सारे पोल खुलेंगे जो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने, आईएसआई ने ये सारा कांड किया, उसके लिए इन सब लोगों का अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है।
केंद्र सरकार ने मुंबई हमलों के अभियुक्त तहव्वुर राणा के खिलाफ एडवोकेट नरेंद्र मान को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। नरेंद्र मान, तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ एनआईए की ओर से केस लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का कहना है कि मोदी सरकार इसका श्रेय ले रही है, लेकिन इस दिशा में पहली बड़ी कार्रवाई 11 नवंबर 2009 को ही हो गई थी। 2014 में सरकार बदलने के बाद भी जो प्रक्रिया चल रही थी वो यूपीए सरकार के समय शुरू हुई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, एक बड़ी अच्छी बात है, तहव्वुर हुसैन राणा को वापस लाया गया है, उसको तिहाड़ जेल में रखा गया है, उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा और कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। इन दोनों जो सूत्रधार थे, जो मास्टरमाइंड थे, तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली, इन दोनों के नाम मुंबई पुलिस ने अमेरिकी सरकार को 2008-9 के बाद, जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद जांच करके इन दोनों के नाम दिए थे कि ये मास्टरमाइंड है, ये कंट्रोल रूम चला रहे थे, पूरी ट्रेनिंग दे रहे थे, सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। ये दोनों अमेरिका में थे, कैनेडियन सिटीजन थे। तो अक्टूबर 2009 में शिकागो से इन दोनों को दबोच लिया था, उनको अरेस्ट किया था। उसके बाद मुकदमा अमेरिका में चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, भारत ने पूरे सबूत पेश किए हैं, अपने वकील गए हैं, लेकिन इसके चलते राणा को एक डेनमार्क के एक अखबार के दफ्तर में हमला करने के आरोप में भी उसके ऊपर वो भी एक आरोप लगा है। राणा ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है, जबकि डेविड कोलमैन हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपना रोल पूरा प्रकट किया है। भारत लंबे समय से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। हालांकि राणा ने इसके लिए अदालतों में अपील की, लेकिन अपील खारिज हो गई। तहव्वुर राणा को साल 2023 में अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमलों की साजिश में दोषी पाया गया था और अमेरिकी अदालत ने 14 साल जेल की सजा सुनाई थी। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने राणा और हेडली को अक्टूबर 2009 में शिकागो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। FBI का दावा है कि ये दोनों डेनमार्क में आतंकवादी हमला करने के लिए जा रहे थे। उनकी योजना जिलैंड्स पोस्टन अखबार के दफ्तर पर हमले की थी। इसी अखबार ने पैगंबर मोहम्मद के विवादास्पद कार्टून प्रकाशित किए थे। इस गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि ये दोनों मुंबई हमलों में भी शामिल थे। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद से ही टूट-फूट मची हुई है। पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और आज उसकी सहयोगी पार्टी बीजेपी ने भी बड़ा झटका दिया है। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग कर दी, लेकिन जेडीयू ने उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। अश्विनी चौबे की मांग को नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेजने की बीजेपी की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि उनके अगले मुख्यमंत्री के दावे को खारिज किया जा सके। पूरी जानकारी दे रही हैं अंशिता। बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें आए दिन लगती रहती हैं। बीजेपी और जेडीयू के संबंधों की भी चर्चा होती है, लेकिन आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया है उसे राजनीतिक हलकों में बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति के तहत देखा जा रहा है। अश्विनी चौबे ने बिहार के लोगों की तरफ से मांग की कि नीतीश कुमार को अब बिहार से बाहर ले जाकर उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वेनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी, ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। अश्विनी चौबे ऐसा भले ही नीतीश कुमार का कद बढ़ाने के मकसद से कह रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को उनका ये बयान कतई नहीं जचा। अश्विनी चौबे का ये बयान आने के तुरंत बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ किया कि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा।
कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। अश्विनी कुमार चौबे नीतीश कुमार की कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं और केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। बक्सर लोकसभा सीट से उन्होंने 2 बार लोकसभा चुनाव जीता था, जबकि उसके पहले भागलपुर से कई बार विधायक रह चुके हैं। चौबे को पीएम मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनका ये बयान बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल बीजेपी कई बार ये इच्छा जता चुकी है कि वो बिहार में एनडीए की नहीं बल्कि अपनी खुद की सरकार चाहती है, यानी वो सरकार जिसमें मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। बिहार में उसे अब तक ये मौका नहीं मिल पाया है। बीजेपी सरकार में जब भी रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं, लेकिन इस बार वो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने इसी शर्त पर वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए राजी किया था कि वो उन्हें एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करेगी। नीतीश की पार्टी ने वक्फ बिल का समर्थन तो कर दिया, लेकिन सीएम उम्मीदवार की घोषणा का अभी भी उन्हें इंतजार है। ऐसे में अश्विनी चौबे के इस बयान को नीतीश कुमार की उम्मीदों पर अंतिम रूप से पानी फेर देने के रूप में देखा जा रहा है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। आप सुन रहे हैं डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 75 देशों को टैरिफ से जरूर कुछ राहत दी है, लेकिन चीन के साथ उनका टैरिफ वार तेज होता जा रहा है। चीन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि चीन ने अपने देश के लोगों को अमेरिका जाने के लिए एडवाइजरी तक जारी कर दी है। इस टैरिफ वॉर में ताज़ा जानकारी क्या है, बता रही हैं आंचल। चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच चुका है कि चीन ने अमेरिका की वस्तुओं पर 84% टैरिफ की घोषणा की है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सामानों पर 125% टैरिफ लगा दिया है। हालांकि अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के बाकी देशों के लिए टैरिफ पर 90 दिनों की रोक लगा दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि अमेरिका के टैरिफ का सामना करने के लिए चीन को अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से भी इस मामले में साथ आने की अपील की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस अपील को फिलहाल ठुकरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स का कहना है कि हम अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर नहीं देखना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि इस पर ध्यान दिए बिना हम अपने व्यापार को बढ़ाने के तरीके ढूंढें। अमेरिका के साथ बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच चीन ने अपने नागरिकों को अमेरिका की यात्रा के लिए आगाह किया है। चीन के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मंत्रालय ने अपने नागरिकों को सावधानी से और सोच समझकर यात्रा करने का सुझाव दिया है। वहीं चीन के शिक्षा मंत्रालय ने एक अलग चेतावनी जारी की है। इसमें छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई का फैसला करने से पहले सुरक्षा जोखिम का आकलन करने के लिए कहा गया है। इस बीच अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का मुकाबला करने के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अन्य देशों के साथ मिलकर एक साझी रणनीति पर काम करने का फैसला किया है, ताकि वैश्विक मुक्त व्यापार व्यवस्था को मजबूती दी जा सके। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस बारे में सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयन से बातचीत की है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने जापान, कोरिया, भारत, यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भी बातचीत की है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर अमेरिका ने 10% का टैरिफ लगाया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ की घोषणा पर 90 दिनों की रोक लगाने के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के शेयर बाजारों में उछाल देखा जा रहा है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। आईपीएल की शुरुआत से ही ये टूर्नामेंट क्रिकेट की दुनिया में एक ट्रेंड सेटर रहा है। आज भले ही दुनिया भर में
कई T20 लीग्स मौजूद हों, लेकिन कोई भी क्रिकेट लीग IPL के आसपास नहीं दिखाई दे रही है। अपने 18वें सीजन में भी ये लीग एक नया ट्रेंड लेकर आई है, जो टीमों की जीत का आधार बन रहा है। ये ट्रेंड बेहद साफ और आसान है। या तो 200 से ज्यादा रनों का स्कोर बनाकर उसे डिफेंड करो या फिर उसे चेस करके दिखाओ। IPL 2025 के शुरुआती 23 मुकाबलों में से 10 मैच इस फॉर्मूले पर आधारित रहे हैं। इनमें 9 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 200 से ज्यादा रन बनाकर उसे डिफेंड किया और जीत हासिल की, जबकि सिर्फ एक बार ये टारगेट चेस करने वाली टीम कामयाब रही। आइए इन मैचों की कहानी को विस्तार से जानते हैं। इस ट्रेंड की शुरुआत 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मुकाबले से हुई। हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 286 रन बनाए और राजस्थान को 282 रनों पर रोककर 44 रनों से जीत दर्ज की। इसके बाद 25 मार्च को पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 243 रन बनाए और उसे डिफेंड करते हुए 11 रनों से जीत हासिल की। 3 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 200 रन बनाकर उसे 120 रनों पर समेट दिया और 80 रन से जीत हासिल की। वहीं 4 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 203 रन बनाकर 12 रनों से जीत हासिल की। 5 अप्रैल को राजस्थान ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 205 रन डिफेंड करते हुए 50 रनों से जीत दर्ज की। 7 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 222 रन डिफेंड किए और 12 रनों से जीते। 8 अप्रैल को 2 बड़े मुकाबले हुए। लखनऊ ने कोलकाता के खिलाफ 238 रन डिफेंड कर 4 रनों से जीत हासिल की, जबकि पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 219 रन डिफेंड किए। वहीं बात 9 अप्रैल की करें तो 9 अप्रैल को गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 218 रन बनाकर 58 रनों से जीत दर्ज की। इस ट्रेंड को तोड़ने का इकलौता उदाहरण 24 मार्च को देखने को मिला। इस दिन लखनऊ ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 209 रन बनाए, लेकिन दिल्ली ने 19.3 ओवर में 211 रन बनाकर टारगेट चेस कर लिया। ये अब तक का एकमात्र मौका है जब 200 से ज्यादा रनों का स्कोर चेज हुआ। यानी IPL 2025 के इन 10 हाई स्कोरिंग मैचों से साफ है कि 200 से ज्यादा रन बनाना और उसे डिफेंड करना इस सीजन का सबसे मजबूत फार्मूला है। दिल्ली कैपिटल्स इकलौती टीम रही है जो इस ट्रेंड को तोड़ पाई। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि टीमें इस ट्रेंड को और मजबूत करती हैं या इसे तोड़ने की नई रणनीति बनाती हैं। फिलहाल ये फॉर्मूला IPL 2025 की कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। यश त्रिवेदी, DB लाइव रेडियो। और अब आज की खास रिपोर्ट। भारतीय शास्त्रीय संगीत में किशोरी अमोनकर के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ख्याल, ठुमरी, भजन से लेकर शुद्ध शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन की अद्भुत शैली विकसित करने वाली पद्म विभूषण किशोरी अमोनकर को उनके जन्मदिन पर याद कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। मार्च 2017 दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में भीलवाड़ा सुर संगम के दूसरे दिन यह किशोरी अमोनकर का आखिरी परफॉर्मेंस था। उन्होंने आते ही मंच पर सर नवाया और 84 साल की उम्र में भी करीब 2 घंटे तक लगातार गायन पेश कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन इसके ठीक 1 हफ्ते बाद यानी 3 अप्रैल 2017 को किशोरी जी ने संगीत की अपनी यादगार विरासत छोड़कर आखिरी सांस ले ली। अद्भुत आवाज और बगैर किसी तनाव के आरोह अवरोहों के शिखर तक पहुंचने वाली किशोरी अमोनकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को करीब 7 दशक तक अपना अमूल्य योगदान दिया। 10 अप्रैल 1931 को मुंबई में जन्मी किशोरी अमोनकर की असली गुरु उनकी मां मोगूबाई कुर्दीकर थीं, जो खुद जयपुर घराने की एक मशहूर गायिका थीं। ख्याल, ठुमरी और भजन गायकी की बेहतरीन आवाज़ों में शुमार किशोरी अमोनकर को भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे बेहतरीन गायिकाओं में गिना जाता है। उनकी आवाज़ में बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए राग भैरवी में सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्होंने शास्त्रीय विधा में ख्याल और लाइट क्लासिकल म्यूजिक के ठुमरी और भजन गायकी में देश विदेश में सैकड़ों प्रस्तुतियां दी। संगीत के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए अमोनकर को 1987 में पद्म भूषण और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें पहले ही मिल चुका था और 2010 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का
फेलो बनाया गया। एक बेहतरीन गायिका होने के अलावा अमोनकर एक सुलझी हुई वक्ता भी थीं। संगीत में रास के सिद्धांत और खासकर भाव मनोभाव पर उनके व्याख्यान बेहद चर्चित रहे हैं। शुद्ध शास्त्रीय गायन के बारे में किशोरी अमोनकर कहती थीं, जितने भी हैं, फिल्मी म्यूजिक है, गजल है, कवाली है, भावगीत है, अभंग है, भजन है, इन सभी एस्पेक्ट्स जो हैं उनमें शब्दों का और तालों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ स्वर संगीत में इसी भाव को लोगों के दिल में उतारना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास सिर्फ स्वर हैं, देखने की कोई चीज नहीं है, स्पर्श करने की कोई चीज तो हमारे पास नहीं है। तो हमको और भी ज्यादा गहराई में जाके डूबना पड़ता है, वहाँ देखना पड़ता है कि कौन से सुर, कौन से स्वरावली या दी ग्रुप ऑफ नोट्स या ए फॉर्म ऑफ इट्स फॉर्म क्या बताता है, क्या कहता है। प्राचीन संगीत ग्रंथों पर बहुत गहराई तक शोध करने वाली किशोरी अमोनकर के पास संगीत का विशाल भंडार था और वह न केवल पारंपरिक रागों जैसे जौनपुरी, पट्ट, बिहाग, अहीर और भैरव प्रस्तुत करती रहीं, बल्कि ठुमरी, भजन और ख्याल गायकी में उनका जवाब नहीं था। किशोरी अमोनकर के गायन की गहराई आप उनके प्रभात, समर्पण और बॉर्न टू सिंग सहित कई एल्बम्स में महसूस कर सकते हैं। नई पीढ़ी के लिए किशोरी जी हमेशा एक प्रेरणा रहेंगी और उनके गायन की शैली सभी संगीत प्रेमियों के लिए एक धरोहर रहेगी। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।